एफिशिएंसी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? हमने देखा था कि हमारे पास जब भी पीवी डायग्राम होता है उसमें यहाँ से शुरू हुए घूम फिर के आ जाओ यहीं पर साइकिल कंप्लीट होती है। तो कभी हमारे पास गैस इस तरीके से एक्सपैंड होती है, कभी कंप्रेस होती है, कभी उसे हम गर्म करते हैं, कभी वो हीट रिजेक्ट करती है तो सराउंडिंग में हीट चली जाती है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये हमारे कोई खास काम का डायग्राम है नहीं। हम यहाँ पर एक इस तरीके से कोई भी प्रोसेस बनाते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। मान लो ये हमारा एक साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। इस तरीके से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से और वहीं पर वापस आ जाते हैं। ऑलराइट, अब इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम कुछ वैल्यूज़ रख सकते हैं, जैसे फॉर द साइक्लिक प्रोसेस हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। ऑलराइट, यहाँ पे बताओ हीट सप्लाइड, ये Q की वैल्यू क्या है। अब देखो, जब भी हम कभी प्रोसेस करते हैं तो कई बार हम इसको हीट सप्लाई करते हैं ना, दिस इज Q1। कई बार वो रिजेक्ट करता है हीट, दिस इज Q2। ठीक है, साथ में इसका कुछ वर्क डन होता है। वर्क डन क्या होता है, ये वाला जो एरिया है वो होता है वर्क डन बाय द गैस। तो इसको भी लिख देते हैं, एरिया इज इक्वल टू वर्क डन। ऑलराइट, अच्छा, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में यहाँ से शुरू होकर फिर यहीं आ गया तो इंटरनल एनर्जी में चेंज साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा जीरो होता है ना, दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्यू नेट, जो हमने हीट सप्लाई करी वो क्या है, इतनी तो हमने दी और इतनी इसने रिजेक्ट करी, तो ओवरऑल जो नेट हमने दी, यहाँ पे मैं नेट वर्ड भी लिख देता हूँ, उसकी वैल्यू होती है Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W। ओके, अच्छा एक बात बताओ, अब मुझे एफिशिएंसी डिफाइन करनी है तो मुझे लिखना पड़ेगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैंने कितनी हीट दी और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे कितना वर्क मिला, उसका कुछ रेशियो होगा। तो ऊपर आ जाता है हमारे पास वर्क और नीचे आ जाता है Q सप्लाइड। वर्क कितना हुआ है वो तो इस एरिया के बराबर ही हुआ है, यहाँ से उस वर्क की वैल्यू आ जाती है Q1 माइनस Q2, है ना। ये कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। एनर्जी कंजर्वेशन से हमें ये पता चला है। ऑलराइट, अच्छा हीट हमने सप्लाई कितनी करी है, देखो बोला जा सकता है कि नेट हीट सप्लाइड इज इतना, पर एक्चुअली अब अगर आप सोचोगे इसको मैं हीट दे रहा हूँ, तो मैं जब Q1 हीट देता हूँ तो मैं यहाँ से बिजली के ऊपर पैसे खर्च करता हूँ और यहाँ से उसको हीट देता हूँ, या अगर मैं इसे गर्म करके हीटिंग प्रोवाइड करता हूँ तो उसके लिए मुझे फ्यूल के पैसे देने पड़ते हैं। तो मेरे जो काम की जो मैंने सप्लाई करी है वो तो है Q1, और ये Q2 तो इसने सराउंडिंग को रिजेक्ट कर दी है ना, वो गई कहीं, इट्स लॉस्ट इनटू द सराउंडिंग, वो मेरे किसी काम की नहीं है, नॉन रिकवरेबल है, मैं उसका कुछ कर नहीं पाऊंगा। राइट, तो यहाँ पर Q सप्लाइड हो जाएगी सिर्फ Q1, हमारे पास यहाँ पर आती है वैल्यू सिर्फ Q1, और इसी को आप सिंप्लीफाई करोगे तो यह था 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और यही है एफिशिएंसी का फॉर्मूला किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे ईटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी ही आएगी, क्योंकि Q1 और Q2 पॉजिटिव है ना। ये डायरेक्शन मैंने इस तरीके से बनाया कि Q1 और Q2 पॉजिटिव ही हमको लेने। ओके, और रियल लाइफ में आप देखोगे कि हमारे पास जो Q2 होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो पाता है, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस करते हैं, अनलेस हम 0 केल्विन पे जाकर के हीट रिजेक्ट करें, जो कि रियल लाइफ में अचीवेबल ही नहीं है, तो फिर Q2 ज़ीरो नहीं होता। तो इसीलिए दिस इज ऑलवेज लेस देन 1 इन रियल लाइफ, ईटा इज ऑलवेज लेस देन, यही हमें समझना। एफिशिएंसी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस, तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल करेंगे। हमारे पास एक पीवी डायग्राम है, इसमें सबसे सिंपल साइकिल जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है वो हो जाएगी यहाँ से यहाँ, चलो एक स्ट्रेट लाइन में, है ना, ए से बी गए, बी से फिर आइसोथर्मल चले जाओ यहाँ पर, वहाँ से यहाँ वापस आ जाओ, इस तरीके से, ये है पॉइंट सी, इस तरीके से हमारे पास प्रोसेस है। कुछ वैल्यूज़ रखते हैं, ये है हमारा V0, ये है हमारा P0, ये है हमारा
टू पी नॉट, ये है हमारा टू वी नॉट। ऑलराइट, अच्छा जब पी नॉट वी नॉट है, इस वक्त मैं अगर बोल दूँ टेम्परेचर था टी नॉट, क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? पहली बात तो दोनों जगह का टेम्परेचर सेम रहने वाला है, क्यों? क्योंकि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, सेम टेम्परेचर रहने वाला है। इस पॉइंट पर देखो हमारे पास प्रेशर डबल हो गया है जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट था, है ना। इस प्रोसेस में प्रेशर डबल हो गया है, वॉल्यूम सेम था। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, प्रेशर डबल हो गया है। अगर टेम्परेचर डबल हुआ होगा तभी प्रेशर डबल हो सकता है, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास टू टी नॉट। क्योंकि इस पूरे में टेम्परेचर सेम रहने वाला है, यहाँ पे भी टेम्परेचर हो जाएगा टू टी नॉट। सारी की सारी चीज़ें हमने पता कर ली। अब हम इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए तैयार हैं, तो हम प्रोसेस बाय प्रोसेस चलेंगे और फिर इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा ए बी, यहाँ से यहाँ तक। कौन सा प्रोसेस है ये? देखो यहाँ से जब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसको लिख देंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। जब ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ जाने वाली है 0, है ना। तो ऐसे नहीं लिखते हैं, पूरी की पूरी हम फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लिख देंगे, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। यहाँ पर वर्क डन 0 है, और क्योंकि देखो टेम्परेचर बड़ा है, टी नॉट से टू टी नॉट हो गया, डेल्टा यू पॉजिटिव हो गई, है ना, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? इसकी वैल्यू आ जाती है एन सी वी डेल्टा टी, विच इज़ इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी कितना है? टू टी नॉट माइनस टी नॉट, है ना, ये हो जाता है टू टी नॉट माइनस टी नॉट, और इसी की वैल्यू आ जाती है एन सी वी टी नॉट। दिस इज Q1। इसको मैं बोल देता हूँ, इस तरफ मेरे पास हीट मैंने इसको सप्लाई करी, मैग्नीट्यूड है Q1। ऑलराइट, वर्क कितना हुआ? वर्क तो हमें पता है 0 है, दिस इज W1। W1 इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस विच इज B से C। यहाँ से जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, लिख दो इसको आइसोथर्मल प्रोसेस। इक्वेशन लिखेंगे Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। इस पास सेकेंड प्रोसेस है तो W2 लिख दो सब में। ऑलराइट, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी में कौनो चेंज नहीं आएगा, E हो जाता है 0। क्या मैं W2 पता कर सकता हूँ? है ना, वो पता चल गया तो Q2 पता चल जाएगा। W2 होता है वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में, यानी कि ये वाला एरिया, और इसका फॉर्मूला हमें पता है, W2 की वैल्यू आ जाती है N R T ln V2 बाय V1। वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी N R, टेम्परेचर कितना है यहाँ पर? T नॉट नहीं है, टू टी नॉट है, यहाँ हम रखेंगे टू टी नॉट मल्टीप्लाइड बाई ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम कितना है? टू वी नॉट, तो यहाँ आ जाएगा टू वी नॉट, यहाँ पे आ जाएगा वी नॉट, टू वी नॉट माइनस अपॉन डिवाइडेड बाई वी नॉट। इसकी वैल्यू आ जाती है टू एन आर टी नॉट एल एन टू। ठीक, इससे हमें पता चल जाता है Q2 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू, ये एक वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ हीट दी है, वो है Q2। अब देखते हैं प्रोसेस नंबर 3 हमारा जो है C2A। C2A कौन सा प्रोसेस है? ये है आइसोबैरिक कंप्रेशन, वॉल्यूम कम हो गई है, दिस इज आइसोबैरिक। ऑलराइट, जल्दी से यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, Q3 इज इक्वल टू W3 प्लस डेल्टा यू ऑफ 3। ऑलराइट, यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से यहाँ आए हैं तो वर्क डन पहली बात तो नेगेटिव होगा, इस एरिया के बराबर होगा, नहीं तो आप सीधे फॉर्मूला लगा दो P डेल्टा V, उससे भी सेम वैल्यू आने वाली है। कितनी है? प्रेशर कितना था? P नॉट, डेल्टा V कितना है? टू वी नॉट माइनस वी नॉट, तो वो भी आ जाता है P नॉट वी नॉट, ये जाता है माइनस का P नॉट वी नॉट, नेगेटिव आएगा वर्क डन। ठीक है, प्लस डेल्टा U3 कितना है? इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है? तो वो वैल्यू आ जाती है एन सी वी डेल्टा टी, है ना, ये तो स्टेट फंक्शन होता है एन सी वी डेल्टा टी, इसकी वैल्यू हमें लिखनी है तो वो आ जाता है एन सी वी। फाइनल टेम्परेचर है टी नॉट, इनिशियल टेम्परेचर था टू टी नॉट, ये है फाइनल टी नॉट, ये था इनिशियल टू टी नॉट। हम इस तरीके से हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है, देखो आप फिर से देखो, ये एन सी वी, ये फिर से बचता है टी नॉट, ये है पी नॉट वी नॉट, तो इसको आप लिख सकते हो एन आर टी नॉट, है ना,
पी नॉट वी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, एन आर टी नॉट, ये बन जाता है हमारा माइनस एन आर टी नॉट माइनस एन सी वी टी नॉट विच इज इक्वल टू माइनस एन आर प्लस सी वी टाइम्स टी नॉट। और ये जो आर प्लस सी वी होता है ये क्या हो जाता है, सी पी, है ना, मेयर्स रिलेशन से, तो ये हो जाता है एक्चुअली माइनस एन सी पी टी नॉट। तो ये हमारे पास Q3 भी आ गया। ये मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता था, डायरेक्टली मैं कैसे निकाल लेता, यहाँ पर देखो आइसोबैरिक प्रोसेस है, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, यही तो डेफिनेशन है सी पी। तो इस तरीके से भी निकालता तो डायरेक्टली ये आंसर था, लेकिन मुझे W3 भी पता करना था तो मैंने वो भी पता कर लिया। ऑल राइट, टाइम आ गया है एफिशिएंसी निकालने का। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डन नेट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। वर्क डन टोटल कितना है, W1 प्लस W2 प्लस W3 डिवाइडेड बाय हीट हमने सप्लाई कितनी करी है। देखो ये जो Q3 थी हमारी थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन में क्या होता है, हम क्या साइन कन्वेंशन बोलते हैं, Q3 इज द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। हमने नेगेटिव अमाउंट में हीट सप्लाई करी है, एक्चुअली में मुझे यहाँ से जो एनर्जी मिली है वो बाहर निकली होगी। तो हम तो सिर्फ हीट सप्लाइड यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे जो हमने दी है Q1 और Q2 हमने दी है Q1 प्लस Q2। वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। हमारे पास W1 की वैल्यू है, देखो यहाँ पर है 0। W2 की वैल्यू क्या है, W2 की वैल्यू आती है ये यानी कि ये। और W3 की वैल्यू क्या है, W3 की वैल्यू है ये। हमारे पास ऊपर जो आ जाता है न्यूमरेटर में 0 प्लस 2nr टी नॉट एल एन टू माइनस पी नॉट वी नॉट, है ना, माइनस पी नॉट वी नॉट को मैंने एन आर टी नॉट लिख दिया था, माइनस एन आर टी नॉट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड में हम सिर्फ Q1 और Q2 को कंसिडर करेंगे। Q1 की वैल्यू आती है एन सी वी टी नॉट और Q2 की वैल्यू आ जाती है एग्जैक्टली इसके बराबर, तो ये हो जाता है एन सी वी टी नॉट प्लस ये वाली पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी यहाँ पे 2nr टी नॉट एल एन टू। यहाँ पर देखो आप ध्यान से, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, n से n सारे के सारे कट जाएंगे, है ना, और ये जो CV है वो भी r की टर्म्स में ही होता है, क्या होता है F/2 r। तो यहाँ पर सारे के सारे r भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर देखो इस तरीके से r से r, यहाँ पर भी r कट जाएगा, हमारे पास बचता है सिर्फ F/2। और क्या चीज़ कैंसिल आउट हो गई, हमारा टी नॉट से टी नॉट से टी नॉट से टी नॉट भी कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास ऊपर बचता है 2ln2 -1, नीचे डिनोमिनेटर में बचता है 2ln2 प्लस f डिवाइडेड बाय 2। अब आप मोनो एटॉमिक गैस के लिए पता कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या होगी। तो मोनो एटॉमिक के लिए f की वैल्यू रख दो 3, फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ मोनो एटॉमिक Ln2 की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 0.693, इसको यूज़ करोगे और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 0.133। ये हमारी एफिशिएंसी आ रही है इस पर्टिकुलर साइक्लिक प्रोसेस के लिए। अगेन बहुत सिंपल है, हमने हर एक प्रोसेस को अलग अलग देखा, सभी के लिए हमने हीट सप्लाइड और वर्क की वैल्यू पता कर ली, हीट सप्लाइड और वर्क की वैल्यू पता कर ली, हीट सप्लाइड और वर्क की वैल्यू पता कर ली, ऑलराइट। और फिर उन सभी को इस तरीके से रखना है कि जो हीट रिजेक्ट हुई है उसको हम इग्नोर कर देंगे। वर्क डन नेट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, सिंप्लीफाई करोगे तो हमेशा आपको इस तरीके का आंसर मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Find how efficiently the given cycle converts supplied heat into useful work. The working fluid is an ideal monoatomic gas। तो यहाँ पे हमें दे ही दिया है मोनोएटॉमिक गैस है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर 3। इससे आप CV CP सब पता कर सकते हो। प्रोसेसेस क्या है, हमारे पास कुछ आइसोकोरिक हैं, कुछ आइसोबेरिक हैं, तो हमारे सारे के सारे काम CP और CV में हो जाने चाहिए। वर्क डन या तो 0 होगा या फिर P डेल्टा V होगा, इस तरीके से आप पता कर सकते हो। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सवाल है। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, यहाँ पर मान लो हमारे पास टेम्परेचर था T0, ठीक है, इस तरीके से मानो। उसके बाद आप यहाँ पे बाकी जगह के टेम्परेचर्स पता करो, सारे टेम्परेचर आ जाएंगे तो आप हीट को NCP डेल्टा T के हिसाब से निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। और जो वर्क डन है
इसमें बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। वर्क डन होता है हमारा एरिया एनक्लोज्ड, वो यहाँ पे बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं ना। पिछले केस में नहीं था वो आसान, इस बार आसान है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का आंसर आता है 15.4%। कैसे आया, सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर मार्क करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर्स मार्क करने के लिए अगर ये मेरे पास वैल्यू थी T0, टेम्परेचर T0 था, यहाँ पर देखो हमारे पास प्रेशर डबल हो गया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, टेम्परेचर भी डबल हुआ होगा, तो यहाँ पर हमारे पास सीधे सीधे आ जाता है टेम्परेचर 2 टाइम्स T0। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे तो प्रेशर सेम था, वॉल्यूम डबल हो गया, देखो V से 2V हो गया, यानी यहाँ भी टेम्परेचर डबल हुआ होगा। यहाँ T0 था तो यहाँ भी हो जाता है हमारा टेम्परेचर 2 T0। और फिर से आप सेम लॉजिक से देखोगे, यहाँ से जब आप इस तरीके से एक्सपैंड करो, सेम प्रेशर पे वॉल्यूम डबल हो गई है, तो PV इज इक्वल टू nRT में हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डबल हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर डबल हुआ होगा। अब पहले ही ये 2 T0 है तो उसका डबल यहाँ पर हो जाएगा 4 T0। सिमिलरली आप यहाँ से ऊपर देखोगे तो भी पता चलेगा टेम्परेचर डबल हो रहा है, और 2 T0 का डबल 4 T0 ही होता है। सेम ही आंसर आना था, एक पॉइंट के दो टेम्परेचर तो हो नहीं सकते। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एनक्लोज्ड एरिया, है ना। साइक्लिक प्रोसेस है तो उसका फ़ायदा हम उठाएंगे। कौन सा एरिया है वो, ये वाला एरिया, और इस एरिया की वैल्यू आ जाती है, ग्राफिकली हम देख सकते हैं, दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ। ये कितना है हमारा V0, ये कितना है हमारा P0, है ना। तो ये आ जाता है V0 P0, या फिर आप इसको P0 V0 लिख लो, P0 V0। ओके, अच्छा यहाँ पर देखो हमारे पास P0 V0 इज इक्वल टू nRT0 है, इसी को मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू nRT0। बहुत सिंपल। ठीक, अब हमें देखना है हमने हीट सप्लाई करी है कितनी करी है। 4 प्रोसेस है, 1 2 3 4, चारों के लिए हीट सप्लाइड देख लेते हैं। Q1 की वैल्यू हो जाएगी, देखो फटाक फटाक से फॉर्मूले से पता चलेगा। Q1 कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक, की वैल्यू हो जाएगी हीट सप्लाइड इज इक्वल टू NCV डेल्टा, है ना। एन यहाँ पर एन आएगा, CV कितना होता है F/2R, तो ये अच्छा भी CV रहने देता हूँ। डेल्टा T कितना है 2 T0 माइनस T0, जाता है 2 T0 माइनस T0 विच इज इक्वल टू NCV T0। ठीक, Q2 हमारे पास यहाँ पर इस प्रोसेस में कितनी है हीट दी गई है, ये क्या है आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू NCP डेल्टा T विच इज इक्वल टू NCP। टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, फाइनल है 4 T0, इनिशियल था 2 T0, हो जाएगा 4 T0 माइनस 2 T0 विच इज इक्वल टू 2 NCP T0, है ना। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक, जल्दी से Q3 देख लो, Q3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ से यहाँ आए हैं, ये आइसोकोरिक प्रेशर प्रोसेस है, तो ये हो जाएगा NCV डेल्टा T, अगेन NCV। फाइनल टेम्परेचर कितना है 2 T0, ये हो जाएगा 2 T0 माइनस इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा था इस बार, है ना, तो ये हो जाता है 4 T0, इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस 2 NCV T0। और Q4 की वैल्यू आप चेक करोगे तो वो आ जाएगी NCP डेल्टा T, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है ये वाला, इसमें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी NCP। फाइनल टेम्परेचर है T0, इनिशियल टेम्परेचर था 2 T0, तो ये आ जाता है माइनस NCP T0। कुछ हीट पॉजिटिव आई हैं, कुछ हीट नेगेटिव आई हैं। जैसे ये दो नेगेटिव हैं, इसका मतलब यहाँ पर हीट सिस्टम ने रिलीज की होगी इस तरीके से, यहाँ पर हीट हमने ऐड करी है सिस्टम में। अब हमारे पास बड़ी ही आसानी से हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाल लेंगे। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, है ना। वर्क डन कितना आया था हमारा, वर्क डन की वैल्यू आई थी nRT0, दिया जाता है nRT0 डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड कितनी है। पहले तो बताओ इन चारों हीट में से कौन कौन सी सप्लाई करी है हमने, ये दोनों, इन दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे,
इन दोनों को ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऐड कर देना है, हमें Q1 प्लस Q2 कर देना है ना। इसकी वैल्यू आ जाती है NCV_T0 प्लस 2NCP_T0। देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, T0 सारे के सारे कट गए, N सारे के सारे कट गए, हमारे पास ऊपर आ जाता है R, डिनोमिनेटर में आता है CV प्लस 2CP। अच्छा, अगर मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, CV की वैल्यू कितनी होती है? CV होता है 3/2R, या फिर उसको मैं 1.5R भी लिख सकता हूँ। तो दिस इज इक्वल टू R अपॉन 1.5R प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई CV कितना होता है? CV प्लस R, तो ये होता है 2.5R। इसकी वैल्यूज भी लिख देता हूँ मैं, CV इज इक्वल टू 3/2R विच इज इक्वल टू 1.5R, CP इज इक्वल टू 5/2R विच इज इक्वल टू 2.5R। तो यही वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दी हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है। अगेन आप देखोगे R से R सारे के सारे R कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 1 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 2 इंटू 2.5 यानी कि 5। एफिशिएंसी आ जाती है हमारी 1 डिवाइडेड बाय 6.5, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं 2/13, या फिर यही वैल्यू आ जाती है 0.154, या फिर एफिशिएंसी को ही लिखने का और एक तरीका होता है 15.4% एफिशिएंट हमारा इंजन है। बहुत ही अच्छा सवाल था, न्यूमेरिकली हम इसको सॉल्व भी बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ कर पाए हैं, है ना। हमें ध्यान के रखना है इस प्रोसेस में, क्योंकि CP और CV का हम यूज़ कर पाए, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेसेस ही हैं, तो हमने हीट ऐसे निकाल दी, और साइक्लिक प्रोसेस का यूज़ करते हुए हमने नेट वर्क डन एक झटके में एरिया एनक्लोज से पता कर लिया, फटाक से वैल्यूज रखी, हमारा आंसर आ गया। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन, आपको बताना है कि अगर यहाँ पर मोनो एटॉमिक गैस की जगह डायटॉमिक गैस होती, उस केस में हमारी एफिशिएंसी कितना आती, तो वो आप ज़रूर कमेंट करो। साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी 1 से कम आ रही है, लेकिन क्रैशअप यूलो सीरीज में पढ़ोगे तो एफिशिएंसी आपकी ऑलमोस्ट 1 हो जाएगी। प्लीज़ आओ, ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो क्रैशअप यूलो सीरीज का एक छोटा सा पार्ट था। पूरी यूलो सीरीज एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल, आ जाओ, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे यूलो सीरीज में, एंड प्लीज़ सपोर्ट करो, इस QR कोड को स्कैन करो, कुछ डोनेट करो, ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियोज़ आपके लिए बना के ला पाता हूँ। मुझे आपकी मदद की सच में ज़रूरत है यार, प्लीज़ हेल्प। हम मिलते हैं यूलो सीरीज में।